चलिए देखिए, अभी तक हमने ओसीएम का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा था? हमने मीनिंग ऑफ बिजनेस, उसके बाद प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये समझ कर लिया था। उसके बाद अगर आपको याद होगा तो हमने व्हाट मीन बाय प्रॉफिट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने व्हाट मीन बाय ट्रेड, ठीक है, और ट्रेड का क्लासिफिकेशन देखा था, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। फिर इंटरनल ट्रेड को दो इसमें सब डिवाइड किया था, दैट इज नोन एज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। फिर आपको याद होगा तो हमने ये भी देखा था कि जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसके 3 टाइप है, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। और उसके बाद आपने देखा होगा तो हमने फिर कॉमर्स देखा था, और कॉमर्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ये देखा था। क्या याद आ रहा है क्या? देखिए, ये पूरा अपना लास्ट चैप्टर में कंप्लीट हुआ था। अब ये चैप्टर देखिए, इट इज टोटली डेडिकेटेड टू द वर्ड ट्रेड, ठीक है। अब ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या है? व्हाट मीन बाय ट्रेड, उसका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन पढ़ना है। देन टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ट्रेड में इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड पढ़ना है। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपोर्ट ट्रेड, मीनिंग, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट ट्रेड, उसका मीनिंग और इंपोर्ट प्रोसीजर। फिर इंटरपोर्ट ट्रेड ये पढ़ना है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है, समरी हो गया, और देन फिर एक्सरसाइज हो गया। अब आप अगर देखेंगे तो होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड ये चैप्टर में अपन डिटेल में पढ़ने वाले। रिटेल ट्रेड में अपन टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड भी पढ़ने वाले। जैसे आप अगर देखेंगे तो इंटरनेट रिटेलर्स है एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स है। तो इंटरनेट रिटेलर्स के अपन अलग अलग टाइप देखने वाले, और फिक्स शॉप रिटेलर्स के भी अपन अलग अलग क्या देखने वाले जी? टाइप देखने वाले। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो रोज हम लोग हमारी लाइफ में अलग अलग ट्रेडर्स से टच होते हैं, तो वो अलग अलग ट्रेडर्स के टाइप यहाँ पर अपने को क्या करना है जी? पढ़ना है, ठीक है। देखिए क्या बोला हुआ है, इंट्रोडक्शन, ट्रेड प्लेज अ वाइटल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ एवरी कंट्री। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी इज एन आउटकम ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। देखिए, मैंने गए चैप्टर में आपको ट्रेड का मतलब समझा कर दिया था। ट्रेड इज नथिंग बट द बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स। जब आप गुड्स खरीद रहे हो और कंटिन्यूअसली खरीद रहे हो और कंटिन्यूअसली बेच रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा जी? ट्रेड बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके कंट्री में गुड्स खरीदे जा रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। अगर प्रोडक्शन किया जा रहा है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है तो गरीबी कम होगी, पॉवर्टी कम होगी। हमने ये पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो ये अगर आपके कंट्री में प्रॉपर ट्रेड चल रहा है तो आपके कंट्री का प्रोग्रेस क्या होगा जी? कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, ऐसा बोला हुआ है। आगे क्या बोला देखिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनीज वर्थ is fundamental feature of trade, and other is the transfer of ownership of goods and services from one person or entity to another। देखिए, ट्रेड के इंपॉर्टेंट फीचर क्या बोले? पहला बोला हुआ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी इज वर्थ। आप मेरे पास पढ़ने आए हो, मैं आपसे पैसे ले रहा हूं, आपको एक सर्विस दे रहा हूं, आप मेरे को फीस दे रहे हो और उसके बदले में आपको एजुकेशन की सर्विस मिल रही है। आप दुकान पर गए, आपने ये बॉटल खरीदी तो आपने पैसे पे किए और उसके बदले में क्या खरीदी है जी? बॉटल खरीदी हुई है। तो आप अगर देखेंगे तो ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? इसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है फॉर मनी इज वर्थ, बराबर है ना? पैसे के मोल में हम उसको क्या कर रहे हैं जी? खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। और सेकंड फीचर बोला हुआ है देखिए आपके पास, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और सेकंड क्या बोला हुआ है देखिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बोले तो क्या सर, मैंने ये बॉटल खरीदी है, तो जब तक ये बॉटल खरीदी नहीं थी इसकी ओनरशिप किसके पास थी जी? ये जो डीलर था उसके पास थे। वंस आई हैव पेड इट्स प्राइस, बराबर है ना? तो अब ये क्या हो गई जी? मेरी हो गई कि नहीं हो गई? तो ओनरशिप ट्रांसफर हुई कि नहीं हुई है? आप गए बुक्स की दुकान पर, आपने वहां पर पैसे दिए और उसका से ओसीएम का बुक खरीदा है। तो जब तक आपने बुक नहीं खरीदा था, ओनरशिप विद दैट बुक सेलर, और जैसे ही आपने बुक खरीद लिया तो उसकी ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो गई जी? आपको ट्रांसफर हो गई। क्या देखिए, तो ट्रेड के दो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है फॉर मनी इज वर्थ। और सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ ट्रांसफर क्या होता है जी? ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर पर्सन।
ठीक है, आगे द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ ट्रेड वॉज बार्टर, द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमने मनी के पहले कौन सी सिस्टम हुआ करती थी जी, इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, बार्टर सिस्टम हुआ करती थी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वहां पर पैसे लिए दिए जाते नहीं थे। तो ट्रेड का सबसे पुराना फॉर्म या सबसे पहला फॉर्म कौन सा था, बार्टर सिस्टम का ही था। आगे क्या बोला देखिए, आफ्टर इन्वेंशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन करेंसी दैट इज मनी, ट्रेड बिकम ग्रेटली सिंप्लीफाइड। अपने बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम देखा हुआ है, देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड होना, डिवाइसिबिलिटी होना, उसके वजह से ही है ना, उसके वजह से ही क्या हो गया था जी कि हमने मनी इन्वेंट कर दी थी। तो मनी एक बार इन्वेंट हो गई तो अब ट्रेड करना क्या हो गया जी, काफी इजी हो गया। आप कोई भी चीज पैसों में बेच सकते हो और कोई भी चीज पैसों से क्या कर सकते हो जी, खरीद सकते हो। ठीक है, नाउ अब नीचे बोला देखिए मीनिंग, ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ, अंडरलाइन कीजिए, ट्रेड मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट रेफर्स to buying and selling of goods and services with an object of earning profit. Profit earning ये important objective होना चाहिए। हम सिर्फ गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं बट वहां प्रॉफिट कमाना इंटेंशन ही नहीं है तो उसको ट्रेड नहीं बोला जाएगा। हम सर्विसेज दे रहे हैं बट उसके बदले में प्रॉफिट कमाना इंटेंशन ही नहीं है तो उसको ट्रेड बोला जाएगा क्या जी, नहीं बोला जाएगा। आप जब 12th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न नाम का चैप्टर आएगा अकाउंट्स में। उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है, उनका इंटेंशन सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड पीपल एट लार्ज है। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, ट्रेड एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड इट कैरीड आउट बाय बायर्स एंड सेलर्स। ट्रेड किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है, ट्रेड किसके बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है जी, मैन्युफैक्चरर एंड बायर के बीच में लिंक क्रिएट कर रहा है ना। बोले तो क्या सर, देखिए मैंने यहां पर आपको बताया, पूरा ध्यान इधर, मैंने बोला ये एक इंडस्ट्री है। ये एक इंडस्ट्री है और यहां पर एक कंज्यूमर है। ये एक इंडस्ट्री है, दिस इज इंडस्ट्री। और ये कौन है जी, कंज्यूमर है। तो आप अगर देखेंगे तो इनके बीच में एक लिंक कौन क्रिएट कर रहा है, देखिए ट्रेड कर रहा है। कैसे सर, यहां से गुड्स जाएंगे होलसेलर के पास, वहां से गुड्स जाएंगे रिटेलर के पास, और रिटेलर से गुड्स किसके पास जाएंगे जी, कस्टमर के पास जाएंगे। क्या देखिए, तो अगर आप अगर देखेंगे इसका भी काम क्या है, होलसेलर का भी काम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ही है। तो रिटेलर का भी काम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स है कि नहीं है। अल्टीमेटली कंज्यूमर के हाथ में जब तक वो गुड्स नहीं आते तब तक वो तो बाइंग एंड सेलिंग ही चल रहा है। तो अगर बीच में ये ट्रेड ना हो तो गुड्स फैक्ट्री में ही पड़े पड़े खराब हो जाएंगे और कंज्यूमर अनसेटिस्फाइड रह जाएगा, उसके वांट सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ट्रेड क्या कर रहा है जी, ये दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करने का काम कर रहा है या एक लिंक क्रिएट करने का काम कर रहा है, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, नाउ आगे क्या बोला देखिए आपके पास, टाइप्स ऑफ ट्रेड। टाइप्स ऑफ ट्रेड में देखिए आप टेबल की तरफ ध्यान दीजिए पूरा। पहला बोला हुआ है ट्रेड, उसमें पहला बोला हुआ है इंटरनल ट्रेड, फिर बोला हुआ है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड दो तरीके के, इंटरंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। इंटरंट रिटेलर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले देखिए, हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स और मार्केट ट्रेडर्स। देन फिक्स शॉप में हम स्मॉल स्केल रिटेलर्स, लार्ज स्केल रिटेलर्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल ट्रेड के 3 टाइप्स है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट
इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। याद आ रहा है क्या? हमने माल लाया दूसरे देश से, हमारे कंट्री में प्रोसेस किया और दूसरे कंट्री को बेच दिया, तो इसको क्या बोला था अपन ने? इंटरपोर्ट ट्रेड बोला था। याद आ रहा है क्या? देखिए, ठीक है। हाँ चलिए अब देखते हैं। देखिए इंटरनल ट्रेड, आपको अगर याद होगा तो मैंने गए चैप्टर में आपको बोला था, महाराष्ट्र के एक बंदे ने गुजरात के बंदे से गुड्स खरीदे। व्हेन द ट्रेड इज हैपनिंग विद इन योर नेशंस बाउंड्री, आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर में ही गुड्स खरीदे या बेचे जा रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा जी? इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा। आप गए, आपने लोकल में जाकर बुक्स खरीदे, तो आप भी नांदेड़ में ही हो, वो डीलर भी नांदेड़ में, और नांदेड़ इंडिया में, तो नांदेड़ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का इंडिया में है। समझ में आ गया क्या? तो ये कौन सा टाइप हो गया? इंटरनल ट्रेड हो गया कि नहीं हो गया? देखिए उसी तरीके से मैंने बोला कि नांदेड़ के एक साड़ी डीलर ने बड़े पैमाने पे साड़ी परचेस की सूरत के कपड़े व्यापारी से। तो सूरत भी इंडिया का पार्ट है, नांदेड़ भी इंडिया का पार्ट है, तो इट इज इंटरनल ट्रेड। और इंटरनल ट्रेड में आपकी लोकल करेंसी का रोल सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमने एक्सटर्नल ट्रेड बोले तो क्या बोला था? देखिए याद कीजिए, मैंने बोला था कि आप चाइना से इंपोर्ट कर रहे हो, गुड्स ला रहे हो, तो वो इंपोर्ट ट्रेड हो गया। आप उसी तरीके से वो गुड्स दूसरे कंट्री में क्या कर रहे हो जी? इंडिया से म्यांमार को बेच रहे हो, म्यांमार बोलते हो रंगून, बरोबर है ना? वो कंट्री को आप बेच रहे हो, तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड हो गया। और आप ला रहे हो गल्फ से, बरोबर है ना? आप दुबई से पेट्रोल परचेस कर रहे हो गल्फ कंट्री से, उस पर प्रोसेस कर रहे हो और वो दूसरे कंट्री को बेच दे रहे हो, तो उसको कौन सा बोला था? इंटरपोर्ट ट्रेड बोला था। क्या याद आ रहा है क्या? देखिए अपन गए चैप्टर में ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो आ जाइए, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पहले बोला देखिए इंटरनल ट्रेड, when goods and services are purchased or sold within the country, it is referred as internal trade। अंडरलाइन कीजिए, when goods and services are purchased or sold within the country, it is known as internal trade। For example, purchasing goods from door salesman, local shop, exhibition, regional markets, डिपार्टमेंटल स्टोर्स etc। ये सब क्या है जी? इंटरनल ट्रेड है। आप गए, आपने डीमार्ट से माल खरीद कर लाया, तो वो इंटरनल ट्रेड है कि एक्सटर्नल ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है। आप हैदराबाद गए, हैदराबाद से दिवाली सामने आ रही है, वहां से आपने कपड़े परचेस करके लाए, कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है। नांदेड़ का एक पटाखे का व्यापारी, फायरवर्क का व्यापारी, वो जा रहा है और मद्रास के पास, बराबर है, या आप देखेंगे चेन्नई के पास काफी बड़े पैमाने पे शिव काशी नाम की बहुत बड़ी फटाखा बनाने वाली सिटी है, या क्या बोलेंगे एरिया है, वहां से फटाखे परचेस करके लाए, फायरवर्क। कौन सा ट्रेड है? इंटरनल ट्रेड है। आपके कंट्री के बाउंड्री के अंदर ही जो ट्रेड चल रहा है उसको ही इंटरनल ट्रेड बोला जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन द बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। और एक डेफिनेशन दी, व्हेन बोथ द बायर एंड सेलर फ्रॉम द सेम कंट्री, इट इज नोन एज इंटरनल ट्रेड। ट्रेड between two states, cities of the same country, also considered as internal trade। आप सेम सिटी में खरीदो, दो अलग अलग सिटी में खरीदी बिक्री होने दो, या दो अलग अलग स्टेट्स में खरीदी बिक्री होने दो, सभी क्या हो गया जी? इंटरनल ट्रेड हो गया। क्लियर हो गया क्या? देखिए, ठीक है। तो इंटरनल ट्रेड किसके किसके बीच में हो सकता है? लोकल में हो सकता है, रीजनल लेवल पर हो सकता है। लोकल बोल तो आपके सिटी के सिटी में, रीजनल बोले तो आप नांदेड़ में रहते हो, आप मुंबई से खरीद कर लाए, बराबर है। दो स्टेट बोले तो नांदेड़ का बंदा सूरत से खरीद रहा है, नांदेड़ का बंदा शिवाकाशी से फटाके परचेस कर रहा है। ये सब कौन सा टाइप हो गया जी? आपका इंटरनल ट्रेड हो गया। बाद में करता हूं, ठीक है। ये सब क्या हो गया जी? इंटरनल ट्रेड हो गया क्या? देखिए
नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, as there is a gap between production and consumption, there is need to your proper channel of distribution. मैंने गए चैप्टर में आपको पढ़ाया था, जब गुड्स बनते हैं तभी इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होते हैं, गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं साल भर और यूज होते हैं लिमिटेड पीरियड में, तो कुछ गुड्स बनते हैं लिमिटेड पीरियड में बट यूज होते हैं साल भर, तो ऐसे गुड्स बीच में क्या करना पड़ेगा जी, दोनों के बीच में टाइम गैप भी है और प्लेस गैप भी है, तो जहां बन रहा है वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगेगा। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरनल ट्रेड। यूजुअली प्रोड्यूसर्स आर सिचुएटेड एट वन प्लेस व्हेयरएज कंज्यूमर्स आर स्कार्टेड ओवर द वाइड एरिया। यूजुअली गुड्स बनते एक ठिकाने पे बट बिकते हैं देश भर। जैसा मारुति उद्योग लिमिटेड की फैक्ट्री आप देखेंगे तो ऊपर गुरुग्राम में दिल्ली के पास, बट मारुति उद्योग लिमिटेड की गाड़ियां पूरे कंट्री में बिकती है कि नहीं बिकती है, देखिए बोला आया ना। वैसे ही आप देखेंगे तो टाटा की गाड़ियां बनती है अपने इंडिया महाराष्ट्र में, पुणे में, टाटा की फैक्ट्री पुणे में, बट गाड़ी बिकती है पूरे इंडिया में। ठीक है, तो जहां जहां बिकती है वहां वहां वो गाड़ी पहुंचाना पड़ेगा, वहां तक आपको क्या करना पड़ेगा जी, सर वहां वहां पहुंचाना बोल तो कंपनी ले जाके देगी क्या, नहीं, कंपनी क्या करेगी जी, डीलर्स अपॉइंट करेंगी और वो डीलर्स के थ्रू गाड़ी का नेटवर्क बढ़ेंगी कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी कि नहीं, देखिए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, दिस गैप कैन बी शॉर्टन्ड बाय चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू मेक प्रोडक्ट्स available at the right time, at the right place and in the right quantity through different intermediaries. Underline कीजिए, distribution helps, channel of distribution helps to make product available at the right time, right place with right quantity through different intermediaries. तो देखिए अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये देखिए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से फिर कंज्यूमर तक आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अब ये बॉटल जो फैक्ट्री में बनी होगी, मिल्टन का है बॉटल ये, तो मिल्टन के फैक्ट्री में बना है, वहां से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास से किसके पास आया, रिटेलर, और रिटेलर से डायरेक्ट किसके पास जा रहा है जी, कंज्यूमर के पास जा रहा है कि नहीं। हम डायरेक्ट जाके फैक्ट्री में खरीद सकते हैं क्या, नहीं, फैक्ट्री डायरेक्ट आकर हमारे को बेचेगी क्या, नहीं, तो बीच में किसका किसका रोल इंपॉर्टेंट हो गया, होलसेलर का भी रोल इंपॉर्टेंट है, रिटेलर का भी रोल इंपॉर्टेंट है, इसी को बोला जाता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया क्या, देखिए। ठीक है, चलिए अब आगे क्या बोल रहा है, अब टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड है ना। अब टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड में देखिए पहला बोला हुआ है होलसेल ट्रेड। ठीक है, पहला कौन सा बोला हुआ है देखिए, होलसेल ट्रेड। क्या बोल रहे हैं देखिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड, अंडरलाइन करते चलिए, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल टू रिटेलर, इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। जब प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में क्या किया जाएगा जी, परचेस किया जाएगा, और इंटेंशन क्या है, हम वो यूज करने वाले हैं क्या, नहीं, आगे किसको बेचने वाले हैं जी, रिटेलर को, तो इसको क्या बोला जाएगा जी, होलसेल ट्रेड बोला जाएगा। बोले तो सर देखिए यहां पर एग्जांपल देता हूं, सपोज मैंने बोला, लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने बोला ये एक शुगर मैन्युफैक्चरर है, शुगर मैन्युफैक्चरर है, क्या बना रहा है जी, शक्कर। ठीक है, अब ये इसको होलसेलर कौन से क्वांटिटी में परचेज करेगा, होलसेलर ने इससे 200 बैग्स परचेज किए हैं, 200 बैग्स इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, 200 बैग एक साथ उठाए,
बराबर है। अब ये 200 बैग में से ये रिटेलर को, ध्यान दीजिए, ये रिटेलर को 5 बैग्स भी देगा। 5 बैग खरीदे, 100 किलो के 5 पोते खरीद लिए हैं। इसमें कितने पोते खरीदे होलसेलर ने? 200 पोते। और रिटेलर ने कितने खरीदे? इससे 5 पोते। सर फिर बाकी के, इसके पास बहुत सारे रिटेलर्स है, तो नंबर ऑफ रिटेलर्स भी तो ज्यादा होंगे ना। अगर सपोज 20 रिटेलर ने भी आकर या 40 रिटेलर ने भी आकर 5-5 पोते उठा लिए, तो उसके 200 पोते तो यूं ही खप गए, यूं ही बिक गए उसके। ये क्लियर हो रहा है क्या? अब ये रिटेलर कस्टमर को आप अगर देखेंगे तो 5 किलो भी देगा, आया ना? 5 किलो क्या जी, ये 1 किलो भी देगा। 1, 2, 5, जितना चाहिए उतना शक्कर देगा कि नहीं देगा? देखिए, इवन आप गए और आपने बोला छटाक बरसा कर दे, बराबर है, 50 ग्राम शक्कर दो, तो भी देगा कि नहीं देगा? वो देगा। बट अपन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को जाके बोले 50 ग्राम शक्कर दो, तो देगा क्या? अपन होलसेलर को जाके बोले तो देगा क्या? बट अपने को 50 ग्राम शक्कर कौन देगा? हर एक का अपना अपने जगह इंपॉर्टेंस है या नहीं, ये देखिए। एवरीवन हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस एट दैट प्लेस। क्लियर हो गया क्या? तो होलसेलर क्या कर रहा है? लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीद रहा है और फिर वो रिटेलर्स को बांट दे रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे क्या बोला देखिए, आगे क्या बोला देखिए आपके पास। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन होलसेल ट्रेड इज नोन एज अ होलसेलर। जो होलसेल ट्रेड में एंगेज्ड है उसको होलसेलर बोला जाएगा। आगे, होलसेलर बाय गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इट टू रिटेलर, सो होलसेलर इज अ बायर एज वेल एज अ सेलर। होलसेलर इज अ बायर एज वेल एज सेलर। कैसे क्या सर? ए देखो, जब ये मैन्युफैक्चरर से ले रहा है तो ये बायर है, और जब ये रिटेलर को दे रहा है तब ये क्या हो गया जी? सेलर हो गया कि नहीं हो गया? देखिए भला, तो जब इससे ले रहा है तो यहां पर बायर है, और जब इसको बेच रहा है तब यहां पर ये क्या है जी? सेलर है क्या? हाँ या ना? क्लियर हो रहा है क्या? देखिए, तो दोनों का रोल निभा रहा है कि नहीं? रिटेलर भी वैसा ही है, रिटेलर भी बायर भी है, सेलर भी है। वो होलसेलर से बाय करता है और कस्टमर को बेचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए आपके पास, आगे क्या बोल रहा है देखिए। तो होलसेलर में परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन in the process of distribution of goods and services. It enable the producers to reach the consumers. अगर होलसेलर्स होगा तो जो मैन्युफैक्चरर है वो कस्टमर तक पहुंच पाएगा। कैसा? वो रिटेलर होलसेलर को बेचेगा और होलसेलर रिटेलर को बेचकर कहां तक गुड्स पहुंचा देगा जी? बायर तक गुड्स पहुंचा देगा कि नहीं? देखिए बोला हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोला देखिए आप, डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, wholesaling include all activities involving in selling goods and services to those who buy for resale or for business use. सिंपली क्या बोला? ये all those activities इसमें इन्वॉल्व है जिसमें हम क्या करने वाले जी? गुड्स एंड सर्विसेज उसको बेचने वाले हैं जो वापस किसी को बेचने वाला है, बेचने वाला है ना। हम किसको बेच रहे हैं? हम कस्टमर को बेच रहे हैं या रिटेलर को बेच रहे हैं? हाँ, रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचने वाला है? तो रिटेलर भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले नहीं रहा है, वो भी रीसेल पर्पस के लिए ले रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा जी? होलसेलर बोला जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एल्वन थॉमस, अ ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर अ मैन्युफैक्चरर नॉर अ रिटेलर बट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टू ऑफ देम। बराबर है, अंडरलाइन कीजिए, बहुत सुंदर डेफिनेशन। ही इज नॉर अ मैन्युफैक्चरर nor a retailer, but he is the link between manufacturer and retailer है क्या? देखिए बोला, ठीक है, जो बना रहा है वो बनाता भी नहीं है गुड्स और वो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचता भी नहीं है, वो किसके बीच में की लिंक है? प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में की लिंक है, उसको रिटेलर, उसको होलसेलर बोला जाएगा। ठीक है, अब आगे नीचे बोला हुआ है देखिए, फीचर्स ऑफ होलसेलर। पहला, होलसेलर परचेसेस गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स इन लार्ज क्वांटिटीज।
अब बीच मैंने समझाया, कितने पोते खरीदेगा वो? 200 पोते खरीदेगा, 200 300 पोते खरीदेगा, और फिर वो किसको बेचेगा जी? रिटेलर को 5 पोते 10 पोते के हिसाब से बेचेगा कि नहीं बेचेगा? देखिए नेक्स्ट, होलसेलर हैज टू टेक रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा रिस्क उठा रहा है बताइए बोलो? देखिए ये दोनों की रिस्क कम कर रहा है। कैसे दोनों की रिस्क कम कर रहा है? मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया तो उसको माल बहुत स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, माल किसके पास चले गया? होलसेलर के पास। अब होलसेलर की रिस्क है, माल खराब हो सकता है, कीड़ लग सकती है, माल जल सकता है, माल चोरी हो सकता है, बराबर है ना? अब रिटेलर की भी रिस्क उस पर आ गई। कैसा? रिटेलर को जब चाहिए उतनी क्वांटिटी में माल मिल रहा है तो उसका बड़ा स्टोर करने की जरूरत है क्या जी उसको? नहीं। तो वो रिस्क संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? वो मैन्युफैक्चरर की भी रिस्क संभाल रहा है एज वेल एज रिटेलर की रिस्क भी वो संभाल रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर कल चल के वो गुड्स आउटडेटेड हो गए, बिके नहीं, बराबर है ना? बोलकर देखिए होलसेलर क्या करते हैं, पूरा ध्यान इधर। होलसेलर अपना जितना बड़ा हुआ उतना बड़ा डीलर नेटवर्क करते। क्यों? क्योंकि अगर उसके पास डीलर नेटवर्क नहीं होगा तो माल उसके पास पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा और फैक्ट्री वाले वापस तो लेंगे नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो माल आउटडेटेड हो गया, खराब हो गया, तो रिटेलर बोलेगा साहब ये बिक रहा नहीं, लेके जाओ वापस। अब रिटेलर इसको दे देगा बट ये फैक्ट्री वालों को वापस दे पाएगा क्या? नहीं। बोलते तो उसका उतना नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, तो रिस्क कौन उठा रहा है जी? होलसेलर उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है? देखिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए आपके पास होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स। कभी भी होलसेलर मल्टीपल गुड्स में किराना दुकान के जैसे डील नहीं करता। क्यों सर? क्यों सर? ध्यान दीजिए इधर। आपको क्या लगता है क्या कारण होगा कि वो एक या दो ही गुड्स में डील कर रहा है? क्या कारण होगा आपके हिसाब से? यूजुअली होलसेलर एक या दो ही टाइप में गुड्स करते डील करते। जैसा शक्कर का व्यापारी है तो शक्कर का होलसेलर ज्यादा से ज्यादा शक्कर और गुड़ इसमें ही डील करता। वो चावल भी रख, गेहूं भी रख, ऐसा नहीं करता। वो एक या दो गुड्स में ही डील करता। तो वो एक या दो ही गुड्स में डील करने का कारण क्या होगा? नहीं, सोचिए। और बहुत सिंपल से कारण। देखिए, दो सिंपल कारण। पहला, उसको गुड्स बल्क में खरीदना है तो कैपिटल ह्यूज लगेगा। अगर मल्टीपल गुड्स में जाएगा तो उतना बड़ा कैपिटल लगेगा। दूसरा, अगर उतने सारे गुड्स की उतनी क्वांटिटी परचेस करेगा तो स्टोरेज का भी प्रॉब्लम आएगा। बोलकर यूजुअली ये कई में डील करते हैं जी? एक या दो ही गुड्स में डील करते हैं। जैसे मेडिकल के होलसेलर है, वो एक या दो ही कंपनी के गुड्स को डील करते हैं। बहुत ज्यादा कंपनियां लेते क्या हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उतने कंपनी का, मेडिकल में सोचो ना कितने मेडिसिन है। मेडिकल की दुकान पे जाके देखिए क्या कितने डब्बे 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 लगाए वाले रहते। अगर उतने सारे मेडिकल का वो उतना होलसेल करके बैठेगा तो उसको स्टॉक कितना करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा ना, बराबर है? एक तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा और दूसरा स्टोरेज भी बढ़ जाएगा। अंकल माल खराब हो गया तो उसकी रिस्क भी बढ़ेगी। बोलकर यूजुअली कितने गुड्स में डील करते हैं? एक या दो गुड्स में डील करते हैं। क्लियर हो गया? इज इट ओके विथ यू? व्हाई दे आर डीलिंग इन वन और टू टाइप्स ऑफ गुड्स? उसके बाद क्या बोला देखिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। 200 पोते शक्कर उठाना है, अगर 3,000 रुपए का भी रेट पकड़े, 200 इंटू 3,000, 3,000 तो क्या है, ज्यादा है। सपोज 3,000 भी पकड़े, इंटू 200 करे तो करीबन करीबन 6 लाख रुपए का कैपिटल लग गया है क्या? देखिए भला, है ना? अब 200 पोते से और उठाना है तो कैपिटल क्या होते जाएगा जी? बढ़ते जाएगा कि नहीं बढ़ते जाएगा? देखिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट ओके विथ यू? ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे देखिए, होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। अब ये प्राइस स्टेबिलिटी कैसे लाता है? देखिए, इसके गोडाउन में माल पड़ा है, पूरा ध्यान इधर। अब प्राइस कब बढ़ते? पहला सवाल, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ गई। तो ऑटोमेटिक ऐसे टाइम पर प्राइस कम करना है तो ये मार्केट में सप्लाई बढ़ा देगा, बराबर है? अब प्राइस कब कम होंगी बताओ?
जब सप्लाई ज्यादा हो, डिमांड कम हो, तो प्राइस कम हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे मार्केट में सप्लाई बंद कर दो तो ऑटोमेटिक प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। देखिए, तो ये करके ये प्राइस को क्या करता है जी, स्टेबल कर देता है, मेंटेन करता है, ऐसा बोला हुआ है। नेक्स्ट क्या बोला, देखिए आपके पास, द मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर्स। होलसेलर्स को रिटेलर इंफॉर्मेशन देते, रिटेलर्स को कंज्यूमर का बिहेवियर समझ में आता। बोले तो क्या सर, देखिए मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। शैम्पू के बॉटल आए पहले, लोगों ने काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट किया, बट सडनली बाद में शैम्पू का सेल बैठा। तो शैम्पू का सेल बैठा तो फिर रिटेलर ने पूछा कि क्यों भाई, क्या हो गया। तो उसने बोला कि शैम्पू तो प्रोडक्ट अच्छा है। कंज्यूमर बोले शैम्पू तो प्रोडक्ट अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि भाई एक तो महंगा है, इतनी बड़ी बॉटल लेना, और दूसरा ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता, क्योंकि शैम्पू ऐसा लेना चाहिए, बच्चों के हाथ में गिरे तो वो ऐसा लेते, पॉकेट में पूरे उसके बुड़बुड़े कर देते। ठीक है, तो ये बात कंज्यूमर ने रिटेलर को बताई, रिटेलर ने होलसेलर को बताई, होलसेलर ने ये बात मैन्युफैक्चरर को बताई। तो मैन्युफैक्चरर ने वो बॉटल को सैशेट में कन्वर्ट करके दे दिया कि नहीं दे दिया। देखिए, लेडीज के हिसाब से बड़े सैशेट बनाए गए, जेंट्स के हिसाब से छोटे सैशेट बनाए गए। हुआ या नहीं हुआ? तो ये इंफॉर्मेशन कंज्यूमर से रिटेलर के पास गई, रिटेलर से होलसेलर के पास गई, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर के पास गई। क्लियर हो गया? डन है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। होलसेलर सेल्स द गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मैंने बोला ना, होलसेलर ने 200 पोते खरीदे, बट रिटेलर जाके बोलता, किराना दुकानदार जाके बोलता, साहब 5 पोते शक्कर दो। 5 किलो नहीं मांग सकता, बट 5 पोते मांग सकता। कोई आया, उन्होंने बोला साहब एक ही पोता होना, एक पोता लेके जा, बट वो सील पैक आपको उठाना पड़ेगा। क्लियर हो रहेगा? फोड़ के नहीं देंगे, उसको ब्रेक करके नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी में वो क्या करेगा जी, रिटेलर को बेचेगा। नेक्स्ट बोला हुआ है, देखिए, होलसेलर परफॉर्म द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग एंड फाइनेंसिंग। अब होलसेलर क्या करता है? असेंबल करना। असेंबल करना बोल तो माल जमा करना। अभी देखना, जब सोयाबीन आएगा, अब अक्टूबर नवंबर में सोयाबीन आएगा, तो ये नए मुंडे में जाकर देखना, हर व्यापारी की दुकान के सामने सोयाबीन पड़े वाला मिलेगा। वो पहले क्या करते, सोयाबीन जमा करते, एक क्वालिटी का सोयाबीन एक साइड में करते, फिर उसको चालनी लगाते, और उसमें से छोटा सोयाबीन बड़ा सोयाबीन अलग अलग करते, और फिर वो उसका ग्रेडिंग करते, ग्रेड डिसाइड करते। अगर व्हाइट सोयाबीन है तो वो सुप्रीम क्वालिटी का अच्छा सोयाबीन है समझा जाता है। ठीक है, और उस हिसाब से वो ग्रेड करके उसके रेट भी डिसाइड करके देते हैं। तो होलसेलर ये भी काम करते हैं, असेंबल करते हैं, उसको ग्रेडिंग भी करके देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, देखिए, वेयर हाउसिंग भी करते हैं, माल स्टोर करके रखने का भी काम करते हैं। उसके बाद बोला ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। आप देखना, कोई किराना दुकान पर आप खड़े हो, पूरा ध्यान इधर, वो किराना दुकानदार के पास एक आधी बंदा आता और वो बिल देता उसको। वो किराना दुकानदार बोलता क्या क्या डाला बताओ, तो वो चिप्स के पैकेट वगैरह देखो गाड़ी में लाके डाल देते हैं, बराबर है ना। बोल तो वो दुकानदार तक माल पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत बार होलसेलर मैन्युफैक्चरर से माल डायरेक्ट खरीदता और बोलता साहब मेरी गाड़ी आ जाएंगी, गाड़ी में माल भर देना। जैसा मैं आपको एग्जांपल देता, आप देखिए, नांदेड़ में सीमेंट के होलसेलर्स है, तो सीमेंट के होलसेलर्स क्या करते, वो माल ट्रेन से आता, बहुत बार वो क्या करते, अपनी गाड़ी भेजते हो फैक्ट्री पे, वो फैक्ट्री से वो ट्रक में माल लोड हो जाता और वो आ जाता। तो मैन्युफैक्चरर ने भिजवाया या होलसेलर ने जाकर लाया है? होलसेलर ने जाकर माल लाया है। क्यों? उसमें उसके पैसे बचते। समझ में आ रहा है क्या? तो होलसेलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दोनों को प्रोवाइड कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरर को भी प्रोवाइड कर रहा है, वो रिटेलर को भी प्रोवाइड कर रहा है। क्या बराबर है? अभी बोला ना मैं, चिप्स के वगैरह बिस्किट के पैकेट ला के दे देते हो, इसको जाके लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, देखिए, पैकिंग करके देता है बहुत बार। उसके बाद बोला हुआ एडवर्टाइजिंग करता है, होलसेलर भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठीक है सर, होलसेलर एडवर्टाइजमेंट करते बोल तो नांदेड़ में ये जो भी किराना दुकानदार वगैरह, इन पे एवरेस्ट के मसालों के बोर्ड लगे वाले होते हैं, अलग अलग बोर्ड लगाए वाले होते हैं ना, तो ये बोर्ड कौन बना कर देता जी? ये होलसेलर बना कर देता। वो बोलता लगाओ, उससे क्या होगा, सेल बढ़ेगा। ठीक है, और लास्ट में बोला फाइनेंसिंग भी करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ होलसेलर। अब
वो अभी एवरेज का वो बोर्ड लगा के आपको वो डिजाइन दे देते हैं। बहुत बार क्या होता है, मैन्युफैक्चरर नहीं देता, होलसेलर को लगा कि मेरे को सेल बढ़ाना है, तो होलसेलर क्या करता है, दिवाली के टाइम पे उनको अपनी तरफ से ऑफर्स देता, एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने तरफ से उनको गिफ्ट बांटने के लिए देता। बहुत सारे होलसेलर करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे सेल बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगा तो अल्टीमेटली उसके पास जो स्टॉक पड़ा है वो फटाफट बिकेगा। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बार मैन्युफैक्चरर भी देते, बट उसके साथ बहुत बार होलसेलर भी अपने कौन से स्कीम देते सेलर्स को, रिटेलर्स को। ठीक है, चलिए, तो यहां तक आज आपने देखा। अब बाकी का सर्विसेज ऑफ होलसेलर देखते हैं हम लोग कल। ठीक है, चलिए बुक लेकर